हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। बच्चों, आज हम 12th क्लास का बोर्ड पैटर्न के अनुसार द्वितीय चैप्टर लेकर आए हैं। उसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां, ठीक है बच्चों। इसके अंदर हम विश्व के अंदर पाई जाने वाली जो अलग अलग प्रकार की जो जनजातियां हैं उनका हम विश्लेषण के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बच्चों, विश्व के अंदर ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे एस्किमो, बुशमैन, याकूत, चकची, तुंग, या तक अपन देखते हैं किर्गिज, भील, मीणा, गोंड, संताल। ये सब क्या है, अलग अलग प्रकार की जनजातियां हैं जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में क्या करती हैं, निवास करती हैं। बच्चों, जनजाति एक ऐसा शब्द है या ऐसे लोग हैं जो जिनकी कोई संस्कृति नहीं होती है, जिनकी कोई निश्चित भाषा या सभ्यता नहीं होती है, वो लोग किस में आते हैं, जनजाति में। और वो मुख्य रूप से वो आर्थिक विकास के अंदर और तथा अन्य बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होते हैं, पिछड़े हुए रहते हैं, जिनका विकास अभी तक नहीं हो पाया है, तो उन लोगों को हम जनजाति कहते हैं। और सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों में निवास करने वाले जो जनजाति जो लोग हैं उनके विकास के लिए बहुत सारी क्या बनाई जा रही है, योजनाएं बना रही है। बच्चों, यदि आप जनजाति टॉपिक को यदि प्रतियोगिता परीक्षा के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं तो भी महत्वपूर्ण है। क्यों? यदि आप IPS, RS जैसे बड़े बड़े एग्जाम देते हो, उसके अंदर विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल और राजस्थान भूगोल तीनों के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर जनजाति टॉपिक में आप एस्किमो, बुशमैन, नागा, भील, गोंड, मीणा, इस तरह बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं, उनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जनजाति जो टॉपिक है वो हमारे बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्रतियोगिता परीक्षा के अकॉर्डिंग भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज हम जनजाति जो टॉपिक है उसका हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करते हैं कि जनजाति क्या है। तो जनजाति एक ऐसा शब्द है या ऐसी जाति है या ऐसे लोग हैं जिनकी कोई प्रकार की सभ्यता या उनकी संस्कृति नहीं होती है, उसी को अपन क्या लेते हैं, जनजाति लेते हैं। तो अपन लेते हैं विश्व की प्रमुख जनजाति। आप जब विश्व की प्रमुख जनजाति के बारे में पढ़ते हो तो बच्चों इसका आप डायग्राम के माध्यम से समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बच्चों, काफी बार आपको मालूम होता है कि डायग्राम से बताई हुई चीज होती है वो एक तो आसानी से समझ में आती है और फिर आपको पता ही है बोर्ड पैटर्न के अनुसार आपके 6 नंबर का मानचित्र आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। उन 6 नंबर के मानचित्र में 2 नंबर का जो मानचित्र होता है वो विश्व का आता है। किसका आता है? विश्व का। और 2 नंबर का मानचित्र है वो भारत का आता है और वो 2 नंबर का मानचित्र है वो राजस्थान का आता है। कुल मिलाकर विश्व, भारत और राजस्थान 2-2 नंबर के मानचित्र हैं जिसमें इन जनजातियों को निवास क्षेत्र का भी बात पूछे जाते हैं। तो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं जिसका हम अध्ययन है वो मानचित्र क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, जिसमें विश्व की प्रमुख जनजातियों को हम मानचित्र में दर्शाएंगे। और जब हम मानचित्र में दर्शाएंगे तो उसको समझना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना भी क्या हो जाता है, आसानी से हो जाती है। और आपको मालूम भी होना चाहिए कि विश्व का मानचित्र कैसे बनना हुआ है और विश्व के अंदर कौन सी जगह पर कौन से लोग रहते हैं, इनकी भी जानकारी होगी तो आप विश्व मानचित्र को दर्शाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और विश्व मानचित्र को दर्शाएंगे जब आसान होगा तो इसको अपन करना भी क्या होगा, सरल होगा। और आपको मालूम ही है विश्व मानचित्र ही हमारे एग्जाम के रूप में 2 नंबर का मार्क्स आते हैं और 2 नंबर के नंबर अपन के लिए बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ये देखो बच्चों, मैंने अभी तक कोई पर्टिकुलर विश्व मानचित्र नहीं बनाया, लेकिन उसका एक हल्का सा स्केच खींचा है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब लेते हैं पहला पॉइंट, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश। ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश अपन उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के अंदर जो छेदने वाले जो क्षेत्र है उसको अपन कहते हैं ध्रुवीय प्रदेश। और ठंडे प्रदेश जहां पर वर्ष पर तापमान 0 डिग्री से क्या होता है, नीचे रहता, वो क्षेत्र क्या होता है, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश में निवासी। और ध्रुवीय ठंडे प्रदेश के अंदर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, एस्किमो और सेमून्स। एस्किमो और सेमून्स। तो आपको पता ही है ध्रुवीय क्षेत्र जैसे कि अपन का ये कौन सा स्थान है, ग्रीनलैंड। कौन सा स्थान है, ग्रीनलैंड। ये यहां पर कौन सा स्थान है, अलास्का। कौन सा है, अलास्का, ये स्थान।
और यहाँ पर कौन सा है, उत्तरी कनाडा। कौन सा है, उत्तरी कनाडा, ये स्थान। और इसके अलावा ये उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र, उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र। इन सारे क्षेत्रों के अंदर जो जनजाति रहती है उसका नाम है एस्किमो। कौन सी जनजाति रहती है, एस्किमो जनजाति निवास करती है। और एस्किमो जनजाति को सेमोइड्स भी कहते हैं। क्या कहता है, सेमोइड्स, सेमोयड्स। ये जो दोनों ही जनजातियां हैं वो उत्तरी ध्रुव और ठंडे जो बर्फीले इलाके वहां पर निवास करते हैं। और यदि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ भी होता है तो कच्चा मांस खाने वाले और तथा बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एस्किमो कहते हैं। और एस्किमो को ही जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं, इसी के आधार पर इसको सेमुन भी कहते हैं। और यदि आप सेमुन के बारे में पूछते हैं या एस्किमो के बारे में पूछते हैं तो सीधा याद रखना कि उत्तरी कनाडा के जो अलास्का है, या उत्तरी कनाडा है, अलास्का है, ग्रीनलैंड है, उत्तरी साइबेरिया, ये सभी दूरी क्षेत्र और टुंड्रा प्रदेश क्षेत्र है जहां पर लोग एस्किमो निवास करते हैं और सेमुन करते हैं। विश्वत रेखा के सघन वनों के निवास। विश्वत रेखा की सघन वन मतलब विश्वत रेखा के पास। यहाँ पर आपको पता ही है विश्वत रेखा निकलती है, मैं पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ, आपको स्केच के माध्यम से थोड़ा बहुत जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या निकलती है, विश्वत रेखा। तो विश्वत रेखा के आसपास जो वन्य क्षेत्र है, विश्वत रेखा के आसपास जो वन्य क्षेत्र है उसमें निवास करने वाले पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति, और पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति। तो ये विश्वत रेखा है, इसके आसपास के जो क्षेत्र है जो किससे ढके हुए, सघन वनों से ढके हुए। किससे, सघन वनों से ढके, जहां पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी, सेमांग, सकाई। कौन कौन सी, पिग्मी, सेमांग और सकाई, ये तीन जनजातियां यहाँ पर क्या करती हैं, निवास करती है। वह कहां पर करती है, विश्वत रेखा के पास। उष्ण व शुष्क कालारी मरुस्थल के निवासी। उष्ण व शुष्क, उष्ण वो क्षेत्र होता है जहां तापमान क्या होता है, अधिक होता है, और शुष्क जहां वर्षा की मात्रा कम और वाष्पीकरण की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। याद रखना, उष्ण वो क्षेत्र है जहां तापमान क्या होता है, अधिक होता है, और शुष्क वो होता है जहां वर्षा की मात्रा कम और वाष्पीकरण की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। वो क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय या उष्ण शुष्क क्षेत्र कहलाता है। कालारी मरुस्थल के निवासी। उष्ण शुष्क कालारी मरुस्थल, सबसे पहले याद रखना, कालारी मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका में। कहां पर है, अफ्रीका में। कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी, कालाहारी, याद रखना। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है। और अफ्रीका की जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, बूशमैन जनजाति। कौन सी है, बूशमैन जनजाति। याद रखना, बूशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल के अंदर। आपको पता ही होगा कालाहारी जो मरुस्थल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर देखते हैं तो सहारा मरुस्थल के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो मरुस्थल आता है वो कालाहारी मरुस्थल ही है। आपको पता ही है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। भारत का कौन सा है, थार का मरुस्थल। और यदि अपन शीतोष्ण, यदि अपन अगले पॉइंट की बात करें, उष्ण कटिबंधीय घास के निवासी। उष्ण कटिबंधीय घास के निवासी, उष्ण कटिबंधीय घास के निवासी की बात अपन करते हैं तो इसमें कौन सा था, मसाई, बद्दू और जनजातियां। मसाई, बद्दू, जनजाति ये कौन से क्षेत्र में रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से है, तो आपको याद रख लेना चाहिए अफ्रीका के अंदर पार्कलैंड, और इसके अलावा अपने सूडान के अंदर भी पाया गया है। तो ये सारे जहाँ तापमान अधिक और वर्षा की मात्रा कम है और उस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे कहता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जो मुख्य रूप से यहाँ पर कौन कौन से जनजाति थे, मसाई और बद्दू। मसाई और बद्दू जो जनजाति है वो कौन से क्षेत्र में रहता है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। अब है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के निवास। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र है जहां पर ना तापमान अधिक होता है ना तापमान कम होता है, उन क्षेत्रों को कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यदि हम इसके समशीतोष्ण घास के मैदान की बात करें तो समशीतोष्ण यदि घास के मैदान की बात करें तो सबसे याद रखना उत्तरी अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन सा है, पेरीज। कौन सा है,
पेरिस घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन सा है? पेरिस घास का मैदान। यदि दक्षिणी अमेरिका के अंदर पूछा जाए, दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना के पास अमेरिका के अंदर, तो उसका है पंपाज। कौन सा है? पंपाज। और यदि अपन अफ्रीका के अंदर पूछा जाए तो है वेडल्स। कौन सा है? वेडल्स। तो अपन वापस देख लेते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं तो कौन सा घास का मैदान है? पेरिस, उत्तरी अमेरिका। पेरिस घास का मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर कौन सा है? पंपाज। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना। यहां पर है अपन का वेडल्स। कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? डाउन्स। और एशिया यूरोप का कौन सा है? स्टेपीज, यूरेशिया। ये सब क्या है? विश्व के प्रमुख समशीतोष्ण घास के मैदान, जहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है? किर्गिज जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करती है? किर्गिज। याद रखना, किर्गिज जनजाति कौन से तो निवास करती है? समशीतोष्ण घास के मैदानों के अंदर किर्गिज जनजाति निवास करती है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करें तो दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी। दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो समुद्र से ऊपर उठे हो, ऐसे क्षेत्र जो समुद्र से क्या ऊपर उठे हो और उनका शीर्ष कैसा हो? नुकीला हो, तो उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ी या पर्वत। पठार क्षेत्र या पठार की बात करें तो समुद्र से ऊपर उठा हुआ वो भाग या वो क्षेत्र जो ऊपर से क्या हो? समतल हो, उसे अपन क्या कहते हैं? पठारी क्षेत्र। तो कुल मिलाकर पर्वत और पठारी क्षेत्रों के अंदर निवास करने वाली जनजाति है भील। आपको पता ही है भील जनजाति कहाँ रहती है? भारत के अंदर। भारत के अंदर भील जनजाति सबसे ज्यादा रहती है, वो भी उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर, राजस्थान के अंदर भीलों का निवास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। गौड़ जनजाति विश्व की सबसे बड़ी जनजाति। याद रखना बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है, विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति। कहाँ निवास करती है? भारत के अंदर। कहां पर निवास करती है? भारत के अंदर। भारत के अंदर मध्य प्रदेश है, गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, उसके अंदर ये गौड़ जनजाति पाई जाती है। संथाल जो झारखंड की साइड पाई जाती है। मीणा राजस्थान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा, जो जयपुर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा? जयपुर के अंदर। देखो, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा, विश्व की सबसे बड़ी जनजाति गौड़। याद रखना, नागा जो जनजाति है वो नागालैंड के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? नागालैंड के अंदर पाई जाती है। और अन्य जनजाति के अंदर जैसे सहरिया है और भी बहुत सारी जो जनजातियां हैं जो अन्य के अंदर आती है। तो अपन को याद रखना है, भील है वो भारत के अंदर पाए जाते हैं, गौड़ भारत के अंदर पाए जाते हैं, संताल भारत के अंदर पाए जाते हैं, और मीणा भारत के अंदर पाए जाते हैं, और नागा भी भारत के अंदर पाए जाते हैं। और यदि सवाल आ जाए विश्व की सबसे बड़ी जनजाति गौड़, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा। भील कहाँ से ज्यादा रहते? राजस्थान में उदयपुर। गौड़ कहाँ रहते? सबसे ज्यादा भारत में मध्य प्रदेश। संताल झारखंड की साइड, और मीणा है वो राजस्थान के जयपुर के अंदर। अब अपन विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें से कुछ ही जनजातियों का हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। जैसे अपन एस्किमो जनजाति हैं, उसके बारे में विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। उनका निवास क्षेत्र कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनकी आर्थिक क्रियाएं कैसी है, उनके उपकरण और यंत्र कैसे हैं, और उनकी संस्कृति कैसी है। और फिर अंत में अपन देखेंगे आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इन लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद अपन की दूसरी जनजाति होगी बूशमैन। कौन सी जनजाति? बूशमैन। तो बूशमैन के बारे में देखेंगे, बूशमैन के निवास क्षेत्र के बारे में देखेंगे, उसके निवास घर के बारे में देखेंगे, उनके संस्कृति के बारे में देखेंगे, उनकी आर्थिक क्रिया के बारे में देखेंगे, और यहाँ तक कि आधुनिक लोगों के संपर्क से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में भी अध्ययन करें। देखो, एस्किमो और बूशमैन के बाद हम देखेंगे गौड़ जनजाति। कौन सी जनजाति? गौड़।
और गौड़ जनजाति के बाद अंतिम जो जनजाति होगी वो भील जनजाति, जिसके बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। और भील जनजाति के बारे में जब अब अध्ययन करेंगे तो इसी टॉपिक का अध्ययन हम जब राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो भील ज्योग्राफी या भील जो जनजाति है वो राजस्थान ज्योग्राफी भूगोल के अंदर भी है और विश्व भूगोल के अंदर भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट से काफी बार 3 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। कितने नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो जाता है? 3 नंबर, क्योंकि अपन राजस्थान की जनजाति जब टॉपिक लेंगे उसमें से 3 नंबर का एक सवाल पुटअप होता है। तो उन जनजातियों में भील जनजाति भी है, तो काफी बार भील जनजाति से भी 3 नंबर जो विश्व के अंदर है उसी से भी पुटअप कर लेते हैं। और एक एक नंबर के जो काफी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से आते हैं, और पिछले जो कुछ एग्जामों के अंदर देखा है तो इस टॉपिक से 1 नंबर के 2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो इस टॉपिक को अपन देखते हैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन की अंदर। तो ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण। तो अपन लेते हैं एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति आपको पता ही होना चाहिए, एस्किमो जो जनजाति है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, या उसे एस्किमो का अर्थ क्या निकलता है। तो एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में। कच्चा मांस खाने वाले तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में ये इसको एस्किमो कहा जाता है। आपको मालूम है बच्चों, एस्किमो कहां रहते हैं? दूरी क्षेत्र और टुंड्रा प्रदेश। दूरी क्षेत्र और टुंड्रा प्रदेश जो अत्यधिक क्या होते हैं, बर्फीले और ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां पर रहते हैं। और इनका मांस खाता है वो भी कैसा खाते हैं? कच्चा मांस। इसलिए कच्चा मांस खाने वाले तथा बर्फीले क्षेत्रों में निवासी के रूप में एस्किमो को जानते हैं। अब एस्किमो जो के निवास क्षेत्र है उसके बारे में अपन देखते हैं कि एस्किमो लोग कहाँ रहते हैं। उन क्षेत्रों को अंदर जो एस्किमो रहते हैं उन एस्किमो किस नाम से जानते हैं, वहां की क्लाइमेट कैसी है, वो किस तरह जीवन का निर्वाह करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। एस्किमो क्षेत्र, एस्किमो मुख्य रूप से आर्कटिक प्रदेशों के निवास करते हैं। किस प्रदेश में निवास करते हैं? आर्कटिक प्रदेश। किस प्रदेश में? आर्कटिक। आर्कटिक प्रदेश जो है वो पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ होता है और जहाँ का तापमान हमेशा 0 डिग्री से क्या होता है? नीचे रहता है। कितने डिग्री से नीचे रहता है? 0 डिग्री से भी नीचे। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में है। और जो एस्किमो जो लोग हैं वो कनाडा है, साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है और इन सभी क्षेत्रों में, जैसे मैंने आपको बताया अलास्का है, उत्तरी कनाडा है, ग्रीनलैंड है और उत्तरी साइबेरिया, इसके अंदर एस्किमो को या सेमुन्स को ये जनजाति निवास करती है। तो एस्किमो जो जनजाति के निवास क्षेत्र पहले पूछे तो आर्कटिक क्षेत्र। कौन से प्रदेश हैं? तो अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया। अगला ये विस्तृत टुंड्रा प्रदेश के निवास करने वाले लोगों की उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो। यदि अपन पूछ ले एस्किमो जो जनजाति के लोग हैं वो टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं, और टुंड्रा प्रदेश के अंदर जो निवास करने वाले जो क्षेत्र है उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड। उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के अंदर एस्किमो को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना एस्किमो ही कहते हैं। उत्तरी कनाडा या अलास्का के अंदर एस्किमो को किस नाम से जानते हैं? तो कहना एस्किमो के नाम से ही जानते हैं। स्कैंडिनेविया में एस्किमो किस नाम से जानते हैं? लैप्स। किसके नाम से जानते हैं? लैम्प्स। याद रखना स्कैंडिनेविया के अंदर एस्किमो को लैप्स के नाम से जानते हैं। फिर उत्तरी साइबेरिया, कौन से साइबेरिया? उत्तरी साइबेरिया के अंदर से सेमुन्स कहते हैं, याकूत कहते हैं, चक से कहते हैं और तुम के नाम से भी जानते हैं। इसको उत्तरी साइबेरिया में सेमुन्स, याकूत, चकती, तुम आदि के नाम से जानते हैं। और बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि 2017-18 के जो पेपर है उसके अंदर ये सवाल आ चुका है कि उत्तरी साइबेरिया में रहने वाले एस्किमो को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना सेमुन्स, याकूत, चकती और तुम, ये उत्तरी साइबेरिया में रहने वाले से हैं। हमारे जो एस्किमो लोग हैं उनको नाम से जानते हैं। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के अंदर क्या कहते हैं? एस्किमो। स्कैंडिनेविया के अंदर से क्या कहते हैं? लैप्स कहते हैं। उत्तरी साइबेरिया के अंदर से सेमुन्स, याकूत, चकती, तुम आदि के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों कि एस्किमो जो जनजाति हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नामों से भी जानते हैं। अब इसके अपन नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं। निम्न तापमान
बर्फीली आंधियां व कम रोशनी युक्त तथा कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10 वर्षों से रह रहे हैं। यदि अपन एस्किमो के निवास क्षेत्र की बात करें तो वहां पर निम्न तापमान रहता है। तापमान कैसा रहता है? निम्न। निम्न का मतलब होता है कि हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान हमेशा क्या रहता है? कम रहता है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, कैसी भी ऋतु हो तापमान कितना रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पाया जाता है। फिर बर्फीली आंधियां, यदि आप देखते हो वहां पर तापमान हमेशा कितना डिग्री से नीचे पाया जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कारण से वह हमेशा जो आंधी आती है वो किस रूप में आती है? बर्फ के रूप में। किस रूप में आती है? बर्फ के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं कि राजस्थान है, इसके अंदर जो आंधी आती है कैसे आती है? आंधी आती है कैसे आती है बच्चों? धूल भरी। कैसे आती है? धूल भरी आंधी। बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्यों? राजस्थान के अंदर ज्यादातर क्या पाई गई है? धूल। और धूल रहती है वो हवा के साथ मिल जाती है और चलने लगती है, उसे धूल भरी आंधी कहते हैं। उसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में अधिकतर क्षेत्र में क्या पाई गई है? बर्फ, जो वायु के साथ मिल जाती है और चलने लगती है, उसे बर्फ भरी आंधियां कहते हैं। और राजस्थान में धूल भरी आंधियां कहते हैं। फिर बाद में कम रोशनी युक्त, वहां पर अपन देखते हैं तापमान बहुत कम होता है, धूल भरी आंधी चलती है और रोशनी भी क्या होती है? कम होती है। क्यों? कि उसका कारण क्या है कि आपने देखा होगा पृथ्वी का जो सूर्य है पृथ्वी के सम्मुख होता है और वो हमेशा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखा को बीच में क्या करता है? गमन करता है। लेकिन सूर्य तक वो किरणें क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है। क्या पड़ती है? तिरछी। और तिरछी सूर्य पर किरणें पड़ने के कारण बच्चों वहां पर तापमान पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है और रोशनी भी पूरे दिन टाइम पर अच्छी तरह से नहीं मिल पाती, इसलिए वहां पर तापमान और रोशनी क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। तापमान और रोशनी कम पाए जाने के कारण जलवायु कैसे होती है? कठोर होती है। बहुत ही कड़क ठंड पड़ती है। जीने के लिए जो आदर्श दशाएं चाहिए वो बिल्कुल क्या नहीं होती है। अब एक शब्द है जलवायु क्या है? बहुत ही सिंपल है, सीधी सी परिभाषा है। किसी क्षेत्र में लंबे समय, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन। वापस मैं वो रिपीट कर रहा हूं, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशा में होने वाले जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? जलवायु। तो यह लगभग जलवायु कैसी पाई जाती है? कठोर। और इस प्रकार की निम्न तापमान, बर्फीली आंधी और कम रोशनी और कठोर जलवायु के अंदर लगभग 10 लाख, कितने लाख? 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों से, पिछले 10,000 वर्षों से 10 लाख जो एस्किमो है इस प्रकार की कठोर जलवायु के अंदर अपन जीवन निर्वाह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जीवन निर्वाह। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की क्रिटिकल जलवायु और इस प्रकार की कठोर जलवायु होते हुए भी अपने जीवन निर्वाह किस प्रकार कर रहे हैं। अगला पॉइंट, इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी और ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। जाड़े की ऋतु मतलब होती है, सर्दी की ऋतु लंबी होती है, गर्मी की ऋतु क्या होती है? छोटी होती है। अब बच्चों एक बात याद रखना है, भारत में थोड़ा सा इसका उल्टा है। यदि भारत के अंदर देखते हैं तो गर्मी की ऋतु जो होती है वो क्या होती है? दिन लंबा होता है और रातें क्या होती है? छोटी होती है। उसी प्रकार सर्दी में देखते हैं तो दिन छोटे होते, रातें क्या होती है? बड़ी होती है। लेकिन एस्किमो क्षेत्र की बात करें तो वहां पर देखते हैं सर्दी के अंदर दिन बड़ा होता है और रातें क्या होती है? छोटी होती है। और गर्मी के अंदर देखते हैं दिन छोटा होता है और रातें क्या होती है? बड़ी होती है। तो इसका उल्टा पाया जाता है। इसलिए इस प्रदेश के जाड़े की ऋतु बहुत ही क्या होती है? लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु बहुत ही क्या होती है? छोटी होती है। अगला पॉइंट, इस प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। और इस प्रदेश मतलब एस्किमो क्षेत्र का जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, टुंड्रा प्रदेश है, वहां का जो तापमान हमेशा कितने डिग्री से नीचे रहता है? 0 डिग्री से नीचे। और आपको पता है 0 डिग्री से नीचे तापमान जहां भी रहता है उस स्थिति को कहता है तुषार। याद रखना, जहां पर तापमान 0 डिग्री से नीचे होता है उस क्षेत्र को क्या कहता है? तुषार कहते हैं। क्या कहता है?
तुषार। तो यहाँ पर तुषार की जो अवस्था है वो हमेशा बनी रहती है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कैसा भी क्लाइमेट हो, तापमान हमेशा कितने डिग्री से नीचे रहता है? 0 डिग्री से नीचे ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा क्या रहती है? तिरछी पड़ती हैं, पूर्ण रूप से प्रकाश मिलता नहीं है, तापमान भी हमेशा क्या रहता है? कम रहता है। इसी कारण यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर बना रहता है। अगला पॉइंट, इन क्षेत्रों में पेड़ों के अभाव में या बर्फ की आंधी चल, और इन क्षेत्रों में देखते हैं पेड़ बहुत कम पाया है, क्योंकि बर्फीले क्षेत्रों के अंदर पानी की जो पदार्थ होनी चाहिए वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि सारा पानी किस रूप में होता है? बर्फ के रूप में। इसलिए पेड़ क्या होता है? बहुत ही कम होता है, वनस्पति बहुत ही कम उगती है। तो पेड़ ना होने के कारण वहां पर जो आंधी चलती है वो बर्फीली चलती है। कैसे चलती है? बर्फीली आंधियां चलती है। और वर्षा भी होती है तो किस रूप में होती है? हिम के रूप में, मतलब बर्फ के रूप में यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। अब वर्षा क्या है? देखो, एक शब्द आपने सुना होगा, वर्षण। वर्षण वर्षण मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों। काफी बार बच्चों जब आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है तो इस प्रकार के जो वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब प्रैक्टिकल होता है और उसके अंदर जो वाइवा होता है उसके अंदर इस प्रकार के सवाल होते हैं। तो वर्षण 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। हिमपात, कर्कापात और वर्षा। ये 3 रूपों में इस तरह वर्षा होती है, हिमपात, कर्कापात और वर्षा। यदि हिमपात की बात करें, इसके अंदर जो वर्षा होती है किस रूप में होती है? बर्फ के चुल्लों के रूप में, जो अपन टुंड्रा प्रदेश के अंदर देखते हैं। टुंड्रा प्रदेश के अंदर जो वर्षा होती है वो किस रूप में होती है? हिमपात। तो हिम के बर्फ के टुकड़ों के रूप में जो वर्षा होती है वो हिमपात कहलाती है। कर्कापात, यदि कर्कापात की वर्षा के बारे में जानते हैं तो ऐसी वर्षा जिसमें जल की बूंदों के साथ ओले गिरते हो, जल की बूंदों के साथ जब ओले गिरते हो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? कर्कापात। ऐसी वर्षा जहां पर वर्षा के साथ क्या गिरे? ओले गिरे, तो उसे हम कहते हैं कर्कापात। और वर्षा जल की बूंदों के रूप में होने वाली जो वर्षा होती है उस या वर्षण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्षा। जल की बूंदों के रूप में होने वाले वर्षण होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? वर्षा। तो वर्षा कितने प्रकार की हुई? 3, हिमपात, कर्कापात और वर्षा। ठीक है बच्चों। फिर बाद में कठोर जलवायु के कारण या वनस्पति का अभाव रहता है, और यहाँ पर वर्ष भर तापमान 0 डिग्री नीचे रहता है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती, इसलिए यहाँ पर वनस्पति का क्या रहता है? अभाव। वनस्पति के अभाव के कारण यह क्या चलती है? बर्फ भरी आंधी चलती है। क्या चलती है? बर्फ भरी आंधी। एक शब्द आया वनस्पति। वनस्पति क्या है? तो वनस्पति को सीधी सी परिभाषा है, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली घास, पौधे व बड़े वृक्ष को वनस्पति कहा जाता है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास, पौधे और बड़े वृक्ष को क्या कहा जाता है? वनस्पति कहा जाता है। और मुख्य रूप से वनस्पति आपने देखा होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वनस्पति, पर्णपाती वनस्पति, और थार मरुस्थल या कटीली झाड़ियां वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति, इस तरह बहुत ही अलग अलग भागों के अंदर वनस्पति को बांटा गया है। तो इस तरह कठोर जलवायु के अभाव के कारण या वनस्पति का क्या रहता है? अभाव रहता है। तो इस तरह बच्चों आपको मालूम हो गया होगा कि एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। एस्किमो शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाले तथा बर्फीले प्रदेश में निवास करने वाले। फिर हमने पढ़ा था इसके निवास क्षेत्र। क्या पढ़े थे? निवास क्षेत्र। ये मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, उस निवास क्षेत्र की जलवायु कैसी है, किस तरह अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इस तरह उसके हमने बारे में पढ़ा। तो इसी तरह हम बच्चों बुशमैन जनजाति के बारे में भी पढ़ेंगे। बुशमैन को अन्य नाम क्या है, बुशमैन क्षेत्र निवास कहाँ करते हैं, उसी तरह भील का भी पढ़ेंगे, गोंड का भी पढ़ेंगे। इस तरह हम जो प्रमुख 4 जनजातियां हैं जो इस टॉपिक के अंदर दी हुई हैं उसका हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे। थैंक यू।